प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। आज 19 रुपये का इजाफा हुआ है डॉलर की कीमत में, और कल जो कीमत थी 266 रुपये जो एक्सचेंज रेट था, आज 285 रुपये हो गया है। 19 रुपये का इजाफा है। सिर्फ यही नहीं है बल्कि स्टेट बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है, 17 से बढ़ाकर अब ये 20% कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो महंगाई की शरह है उसके आदाद व शुमार जो हमारे सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि जुलाई 1965 जब से रिकॉर्ड मुरतब हो रहा है, जब से डेटा दस्तयाब है, तब से लेकर अब तक की ये सबसे बुलंद शरह है महंगाई की। सिर्फ यही नहीं है बल्कि जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारे सामने आई है स्टेट बैंक की, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो मुल्की गैर यकीनी की सूरत हाल है उससे ज़र मुबादला के ज़खायर और एक्सचेंज रेट पर दबाव बढ़ रहा है, और ये कि आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी। और पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर पस सतह पर हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी तशवीश की बात है। हालात कहाँ जा रहे हैं और ये डॉलर में अचानक आज 19 रुपये का इजाफा क्यों हुआ है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर मुआशी तज्ज़कार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। मलिक बोस्तान हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब। मलिक साहब, सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो मैं आपके सामने रखता हूँ कि 19 रुपये का ये अचानक इजाफा क्यों हुआ है, इसकी बुनियादी वजह क्या है आज के इजाफे की? बुनियादी वजह तो IMF ही है, जिसने पाकिस्तान को गर्दन से दबोचा हुआ है और पाकिस्तान की मैशत को बजाय सीधा करने के उल्टा उसको दबाव में लाया जा रहा है और उस पाकिस्तान की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। आज जो आपने ये उनका ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी, जो टीकर चाह रहे थे कि IMF ने हुकूमत से ये एक मुतालबा कर दिया कि आप पाकिस्तानी डॉलर का रेट जो है अफगान बॉर्डर रेट के साथ मुंसलिक करें। तो ये तो मैं समझता हूँ हुकूमत को इसको यह तरदीद करनी चाहिए। अगर उन्होंने नहीं कहा, अगर कहा है तो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, आवाम को इत्मीनान में लेना चाहिए। हम उनके साथ किस तरह फॉलो कर सकते हैं? जिस मुल्क के ऊपर इकनॉमिक सेक्शन है उसके डॉलर अकाउंट फ्रीज हैं, उसका किसी मुल्क से रब्ता नहीं है, उनको तो डॉलर चाहिए। उनकी वो जो ज़रूरत है वो तो 20-30 रुपये महंगा करके ख़रीदते रहेंगे। उन्होंने तो अपनी ज़रूरत को पूरा करना है किसी हाल में, चाहे जो भी आप रेट करेंगे। और हुकूमत ने 230 से 250 कर दिया तो उन्होंने 280 कर दिया। हुकूमत ने 250 से 285 किया तो उन्होंने आज 305 कर दिया। तो ये तो किसी को याद ही नहीं है। ये तो इसका मतलब पाकिस्तानी रुपये को हम फिर दफन कर देंगे अपने हाथों से। जनाजे पढ़ने की देर है, हमारी मैशत तो पहले ही डूबी हुई है और उसको डुबाव देंगे। तो हुकूमत को इसके लिए ताकि इससे पैनिक आया। दूसरा पैनिक यह है कि IMF ने ये 3% जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है 20% कर दिया है। ये भी दबाव था IMF का। पाकिस्तान ने ये कड़वी गोली भी खा ली। अब एक नया मुतालबा आ रहा है कि आप दोस्त ममालिक से गारंटी लें। तो ये इतने उनके दिन ब दिन एक नया मुतालबा इजाफा ही होता जा रहा है और शैतान की आंच की तरह जो है उसकी लिस्ट लंबी होती जा रही है। तो हुकूमत की मजबूरी से ये मैं समझो हुकूमत को भी दोस्त ममालिक को भी चाहिए कि अगर उन्होंने गारंटी देनी है तो दे दें, ताकि पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर के बदले जो बाकी दोस्त ममालिक ने 20 अरब डॉलर देने हैं, ये पाकिस्तान की मजबूरी है। उससे जो है फ़ायदा ना उठाया जाए। दोस्त भी वक्त पे अगर काम नहीं आए तो फिर वक्त कब काम आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा जो तो आप समझ रहे हैं कि बुनियादी तौर पर जो IMF के साथ डील है वो आज एक्सचेंज रेट पर असरअंदाज हुई है, ये आपका तज्जिया है? असरअंदाज हुई है जी, क्योंकि उन्होंने ये जो मैंने बताया है कि अफगान बॉर्डर के साथ मुंसलिक करें, ये कौन सी नाइंसाफ़ी है, पाकिस्तान साथ जाती है, बहुत सख्त जाती है। हमें ये सबक दिया जा रहा है। इसका क्या मतलब है अफगान बॉर्डर के साथ मुंसलिक करेंगे? ये इसका क्या मतलब है मलिक बोस्तान साहब? इसका मतलब ये है कि क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जितने भी हमारे इस वक्त ट्रेड हो रही है वो डॉलर के जरिए होती है, क्योंकि उनकी LC खुल नहीं सकती, डॉलर पे उनकी पाबंदियां हैं। और वो जो है ये ऑफिशियली तो नहीं होती, अनऑफिशियल होती है। तो वो जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर होते हैं वो डॉलर दे के एक दूसरे की करेंसियां खरीदते हैं, और वो क्योंकि उनके पास ऑफिशियल चल रही है उनकी, तो ना तो वो LC खोल सकते हैं, ना ही किसी एक्सचेंज कंपनी से ले सकते हैं, ना बाहर से LC मंगवा सकते हैं। तो वो उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने इससे जो है रेट ब्लैक में इससे खरीदना है और ब्लैक के हिसाब से रखना है। लेकिन हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है, हम उसको क्यों फॉलो करें? तो हमें तो पाकिस्तान को जो है मैं समझता हूँ IMF को जो है ये वाज़ेह कर देना चाहिए। आज आपने ये मीडिया में भी पढ़ा होगा, नूर आलम साहब जो कि पब्लिक कमेटी की चेयरमैन है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर हुकूमत को कहा जो हमने ईरान के साथ गैस का मुआहदा किया, अगर हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उसने 18 अरब डॉलर पेनल्टी की धमकी दे दी है।
तो फिर अमेरिका को बताया जाए, अगर हम आपके कहने पे ये अवेल नहीं करते फिर हमें ये जो है पेनल्टी आप दें, फिर हम क्यों कहाँ से देंगे, हमारे पास इतने डॉलर ही नहीं है, या फिर हमें मायदे पे इम्प्लीमेंट करने की इजाजत दे दें। ठीक तो है, ये ऐसी चीजें हैं जो हुकूमत को इसके ऊपर स्टैंड लेने। चलें, मगर आईएमएफ का मसला ये है कि आईएमएफ की जो अब शराइत हैं उसको तो हम कई महीने तक टालते रहे हैं। हम चाह रहे थे कि ना हो शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, लेकिन उन शराइत को मानना पड़ा है। हमें पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ानी पड़ी है, बिजली की कीमतें भी बढ़ानी पड़ी हैं, डॉलर को मार्केट रेट पर भी छोड़ना पड़ा है, और कई डिमांड्स आईएमएफ की ऐसी थी जो शायद हमारी इकोनॉमी के लिए, या वो स्टेप्स हैं जो हमें लेने ही चाहिए थे। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि आईएमएफ की डील रुपए पर असरअंदाज हुई है, और आज जो 19 रुपए का इजाफा है इसी वजह से हुआ है? आपकी भी यही राय है डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि रुपए की कदर गिरी नहीं है, ये एडजस्ट हुई है। उसकी वजह यह है कि ये मैं इसको गिरना मानता ही नहीं हूँ। देखिए, स्टेट बैंक ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि जो लोग इंपोर्ट्स करना चाहते हैं वो अपने डॉलर का इंतज़ाम खुद करें, हमारे पास नहीं है। तो उन लोग एक ग्रे मार्केट क्रिएट हुई, और ये जो डॉलर्स परचेज किए हैं बड़े पैमाने पर इंपोर्टर्स ने, उससे उसकी डिमांड बढ़ी। तो ग्रे मार्केट में जो रेट था वो 300 के करीब तक पहुँच गया था। हमारा रेट जो था, अगर आप देखें 28 फरवरी को, वो शायद 260 के करीब था। तो 2 दिन में जो ये 25 रुपये गिरे हुए नज़र आ रहे हैं, ये एडजस्ट हुए हैं। इसका सबूत मैं आपको दूसरा दे दूं। देखिए, मेरे ख्याल से आज या कल हमारा आईएमएफ के साथ मुआहदा हो जाएगा, ये बात सही है। लेकिन ये बात हम क्यों भूल रहे हैं कि 31 जनवरी को अगर आप चले जाएं, ज़रा रिकॉर्ड चेक कर लें, आईएमएफ का मिशन पाकिस्तान आने वाला था जी। और हम के साथ ये तय कर चुके हैं कि मार्केट रेट जो होगा वो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करेंगी। 25 जनवरी को जो डॉलर का रुपये का रेट था वो 231 था। यानी तमाम तर खराबियों के बावजूद डार साहब के टेन्योर में उसमें बेहतरी आई थी, 231 रुपये। लेकिन जो उस वक्त मुतवाजी मार्केट थी, आपको भी पता है, वो 270 रुपये की थी। तो उस वक्त 39 रुपये का जो है वो गिराए गए थे, एडजस्ट किए गए थे चंद दिनों में। अब 2 दिन में 25 रुपये किए गए हैं। उस वक्त आईएमएफ का मिशन आने वाला था, उसके मुआहदे के तहत जो हमने उसूल तय किए थे, तो वो ये था कि मार्केट बेस्ड होगा, जो जिस पर किसी को एतराज़ नहीं है। तो उस वक्त वो कैप लगाया गया था। आज ड्रामा मचाया गया कि जनाब वो तो वो अपने खुद खरीदने हैं, तो उसकी वजह से ये हुआ। तो ये आईएमएफ की शराइत नहीं है, मैं आपको साबित कर सकता हूँ। अगर मैं आपको वज़रा के बयानात बता दूँ, उन्होंने ये तस्लीम किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा हुआ है वो आईएमएफ की शर्त नहीं है। बिजली के नरखों में जो इजाफा हुआ है वो आईएमएफ की शर्त नहीं है। आप रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लें। इसलिए कि जब आप रुपए की कदर गिराएंगे, अब आप डिस्काउंट रेट। तो डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि हमारी अपनी जो डिमांड एंड सप्लाई में जो फर्क चल रहा है, और ये जो एक ग्रे मार्केट क्रिएट हो गई थी, ये उसकी वजह से, ये अपने दाखिली हालात की वजह से ये अचानक 19 रुपए का इजाफा हुआ है। इसीलिए मैंने आपको जो है 31 जनवरी की मिसाल दी कि 6 दिन के अंदर 231 से 277 इसलिए हुआ था कि आईएमएफ मिशन आने वाला था। मैं आपको एक और सबूत दे दूं। देखिए, बिल्कुल ओपन है। हमारे मुल्क में अफराती ज़र की शरह 31.5% है, डिस्काउंट रेट 17% था। तो 14.5% मनफी। क्या आपको पता है कि मार्च 2023 तक 1.5% का फ़र्क होता था? 1.5% का फ़र्क। आप 14 खुदा के गज़ब से डरें कि 31% पर आपकी महंगाई जा रही है और आप 17% पर चल रहे हैं। भारत का डिस्काउंट रेट जो था 6 रुपये 6.25% है। थाईलैंड का 1.25% है, और इसी तरीके से दूसरे मुल्कों का, अमेरिका का वगैरह देख लें, 3-4% पर चल रहा है। चीन का भी जो है 3.5% पर चल रहा है। आप जब अपनी महंगाई को 31% पर ले जाएंगे तो फिर 14.5% मनफी कैसे चल सकता है? मुझे बता तो दें, एक तमाशा शुरू हो जाएगा। तो जो तबाही बर्बादी हमने खुद की थी, वो 3 की थी, मैं आपको बता दूं। पहली थी 28 फरवरी को एक मुआहदा तोड़ना, जिसकी वजह से आईएमएफ का प्रोग्राम मुश्किलात का शिकार हुआ। दूसरा ये था कि मौजूदा हुकूमत ने मुताद्दिद बार आईएमएफ के साथ जो मामला तय किए थे उनको तोड़ा या उन पर अमल नहीं किया। और तीसरे कि रुपए की कदर को मसनूई तौर पर वज़ारत ख़ज़ाना और स्टेट बैंक ने मसनूई तौर पर मजबूत रखा, और खुली मंडी या मुतवाज़ी मार्केट और ग्रे मार्केट में 30-40 रुपए का फ़र्क। तो मार्केट तो डिटरमिन आपने की थी, तो वो तो कह रहा है मार्केट बेस्ड। आपने डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ दिन पहले हमने देखा था कि ये मार्केट जो है वो एडजस्ट की थी, जब 230 रुपए से डॉलर जो है वो 265-70 के दरमियान गया, फिर ये थोड़ा सा नीचे भी आया। इसने ऐसा लगा कि ये मुस्तहकम हो रहा है, अपनी एक पोजीशनिंग इसकी हो गई है, लेकिन फिर अचानक इजाफा हो गया। आज भी आप कह रहे हैं कि ये जो है वो बेकदरी नहीं हुई, इसने एडजस्ट किया है अपने आप को। तो ये एडजस्टमेंट जो है,
अब आपके ख्याल में हतमी तौर पर हो गई है, या मार्केट में इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक इसने आने वाले दिनों में और एडजस्ट होना है, ये 300 को भी टच कर सकता है? नहीं, देखिए ना, अब इसलिए नहीं होना कि मेरा अपना अब भी ये ख्याल है कि आज या कल हमारा मुआहदा हो जाएगा। लेकिन अब हुकूमत का कमाल ये है कि चाहे अमेरिका को बीच में डालें, कुछ करें, 3 तारीख को यानी कल बोर्ड की मीटिंग है। हम सिर्फ ये दरख्वास्त कर लें अमेरिका के थ्रू कि आप मेहरबानी करें इस 3 की तारीख की मीटिंग में इसको रख लें एडिशनल आइटम ऑफ द एजेंडा, ताकि अगर ये 3 को बोर्ड मंजूर कर देता है तो अगले 4-5 दिन में आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं हुआ, अगली मीटिंग कब होती है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन मैं समझता हूँ जो तबाही बर्बादी होनी थी, करनी थी, वो जिन्होंने कमाई करनी थी, सट्टेबाजों ने, जो है हुंडी हवाले का कारोबार करने वालों ने, स्मगलिंग करने वालों ने, इंपोर्टर्स ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, चूँकि उनको बेतहाशा कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स मिल रही, रुपए की कदर जब इमरान खान साहब गए थे 182 रुपये थी, तो कस्टम ड्यूटी उस पर मिल रही थी, सेल्स टैक्स, अब वो 18% भी हो गया। और आपको जो है मजे आ गए इनके, तो जो है ना विंडफॉल हो गया कि इनको टैक्सों की आमदनी बढ़ रही। अवाम एक और बात बताइएगा डॉक्टर साहब, अभी मैं इंटरेस्ट रेट पर चले आपसे और बात करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले जो भी मलिक बोस्तान साहब ने बात की थी अफगानिस्तान की, अब अफगानिस्तान में जो डॉलर है वो शायद 85 अफगानी के करीब है, और रुपी के साथ उनका जो एक्सचेंज रेट अफगानी का बन रहा है वो 1000 पाकिस्तानी रुपए, 1000 अफगानी के अब 3400 रुपए पाकिस्तानी बन रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो और फिर पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि 50 लाख डॉलर रोजाना पाकिस्तान से स्मगल हो रहे हैं, अफगानिस्तान की तरफ जा रहे हैं डॉलर पाकिस्तान से, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। आप ये अफगानिस्तान के साथ ट्रेड को किस तरह से देख रहे हैं डॉक्टर साहब? ये स्मगलिंग है, और जो इदारे हमारे कंट्रोल बॉर्डर पर बैठे हैं उनकी ये जिम्मेदारी थी कि स्मगलिंग को मुमकिन हद तक रोकते, जो उन्होंने कोशिश नहीं की। आप ये देखें कि स्टेट बैंक ने कोई एक्शन किसी पे नहीं हुआ, ना सट्टेबाजों के खिलाफ हुआ, ना हुंडी वालों के खिलाफ हुआ, ना स्मगलिंग के लिए हुआ, सब मजे लूट रहे थे। हुकूमत को भी बड़ा फायदा हो रहा था, सबने फायदा उठा लिया। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ इस वक्त स्मगलिंग का जो फैक्टर है वो कम हुआ है। इस वक्त जो बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है कि इंपोर्टर्स जो हैं वो मार्केट से डॉलर खरीद रहे हैं, स्टेट बैंक के अहकामात के तहत डिमांड बढ़ रही है, और वो 290-300 से आगे जाने के लिए भी तैयार हैं। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इस बर्बादी जो होनी थी हो चुकी है। अब ये कोशिश कर लें कि जल्द से जल्द ये मामला, अब IMF की मजीद कोई बड़ी डिमांड रही नहीं है, बिजली के नर्ख भी हम एग्री कर चुके हैं, प्रायर एक्शंस भी सारे कर चुके हैं, और जो गारंटी की बात हो रही थी, मैं आपको दोबारा बता दूं कि वो गारंटी उन्होंने सिर्फ हमें नहीं दी, दोस्त ममालिक ने गारंटी IMF को दी थी तहरीरी तौर पर, मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ। लेकिन जब आपके मुल्क में हमारे मुल्क में ये दावा कहा जाएगा कि मैं दिवालिया मुल्क में रह रहा हूँ, हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हो जाते हैं। उनका कमिटमेंट मौजूद है IMF के पास तहरीरी, और जैसे ही आपको किस्त मिलेगी आप देखेंगे कि वो हमारी मदद करेंगे। और आपने अभी देखा कि जब हम तबाही पे जा रहे थे तो चीन ने आपको $700 मिलियन दिए। क्यों? क्योंकि अब कोई नहीं चाहता कि हम डिफॉल्ट करें। मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये बातें करना गलत थी, वरना चीन ने आपको $700 मिलियन क्यों दिए? इसलिए दिए कि आप, ये तो आपका देरीना मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होने दिया जाएगा पाकिस्तान को, या आलमी ताकतों के मुफाद में नहीं है। लेकिन मलिक बोस्तान साहब, मुझे ये बताइए कि IMF के साथ डील हो जाती है, 1 अरब डॉलर जो है वो आ जाएंगे पाकिस्तान में, 70 करोड़ डॉलर चीन ने दे दिए हैं, उससे डॉलर्स पाकिस्तान में कुछ बढ़ जाएंगे, तो ये मुस्तहकम होगा रुपया पाकिस्तान में? क्योंकि अगर अभी भी 50 लाख डॉलर रोज़ाना अफगानिस्तान जा रहे हैं, और अफगानिस्तान की जो के हवाले से जो भी उनकी सैंक्शंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है, तो फिर तो खदशा ये है कि IMF से 1 अरब डॉलर और चाइना से 70 करोड़ डॉलर आने से भी कोई ख़ास फ़र्क या ज़्यादा दिन तक के लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये यूं ही ट्रेड होती रही तो? दरअसल मसला ये है कि अफगानिस्तान को जो मसला है वो हमारा अपने ही पैदा करता है। हमारी पॉलिसी ऐसी हैं कि वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, और उसमें फ़ायदा उठाने वाला हमारे अपने लोग हैं। जब से हुकूमत ने मेड इन पाकिस्तान चीज़ों पे और लग्जरी चीज़ों पे ड्यूटी 400 से 600% की है, तब हमारे इम्पोर्टर माफिया ने अफगानिस्तान का कंधा इस्तेमाल करके अफगान ट्रांसजेंड के नाम पे ये लोग इम्पोर्ट करते हैं हुंडी हवाले से डॉलर ख़रीद के, और फिर अफगानिस्तान से वापस पाकिस्तान मंगा के उसमें ड्यूटी फ्री पड़ता है इनको। 25 से 50 लाख का कंटेनर पे डबल इतना ही मुनाफा हो जाता है, और इनका खर्चा जो होता है वो 50% होता है। तो ये इस बहती गंगा में अपने हाथ जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमें इस पॉलिसी को, मैंने हुकूमत को कि आप जो है मेहरबानी करके अफगान हुकूमत को एतमाद में लें, उन्हें बताएं जो भी उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें वो हमें लिस्ट दें, हम उन अफगान ट्रांसजेंड के जरिए जो रेट है उसको तो अलाउ करें, बाकियों पे तो आप स्कैन तो लगा के उनको बैन करें, ताकि किसी को जरूरत ही ना हो कि इस बॉर्डर को, इस दरवाजे को यूज़ किया जाए।
और इसी तरह हमारे डेली 15,000 लोग सफ़र करते हैं अफगानिस्तान के लिए, $1,000 उन्हें अलो है, तो मैंने $15 मिलियन बन जाते हैं। वो भी मैंने कहा है कि इस पर आप पाबंदी लगा दें, उन्हें कहें जी आप अफगानी ले जाएं या पाकिस्तानी ले जाएं, दोनों मुल्कों की करेंसी दोनों मुल्क ममालिक में चलती है, तो ये भी किया जा सकता है, ये भी कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। और बाकी जो है, जब तक हम अपने एग्रीकल्चर को नहीं बढ़ाएंगे, अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्शन में नहीं आएंगे, एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे, तो इस तरह मांगते रहेंगे। अब तो हमारी हुकूमत वही कामयाब कर लेती है जो लोन ले लेती है, जो IMF से मुज़ाकरात करने में कामयाब, ये तो हमारी कारकर्दगी है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मगर मसला ये ना कि कुछ चीज़ें तो हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पाकिस्तान को देखनी है, लेकिन इस वक्त तो एक वेंटिलेटर वाली सिचुएशन है, इस वक्त तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। एक इस तरह की सूरत है कि फौरी तौर पर क्या होना चाहिए। अब एक जो आज इंटरेस्ट रेट एक बड़ी खबर बन के हमारे सामने आई है कि 17 से 20% पे चला गया, और आदादोशुमार हमें बताते हैं कि 1996 में भी एक मरतबा ये 20% पर गया था। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जब ये 8-9% इंटरेस्ट रेट था, अगर मैं गलत नहीं हूँ और मुझे याद सही पड़ रहा है, तो आप कहा करते थे कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहिए, ये कम है इंटरेस्ट रेट, इससे हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो बढ़ रही हैं और इम्पोर्ट बिल में इजाफा हो रहा है। तो अब ये फिर खैर पाकिस्तान में हालात ही ऐसे हो गए कि वो 1-2% क्या, वो तो फिर 17% पे चला गया और अब 20% पे हो गया। अब इससे लोगों को खदशा ये कि महंगाई का एक तूफान आएगा। अब आप इसको कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं, मैंने जैसे पहले आपसे अर्ज किया था, सारी चीजें आपकी अपनी इंटरनल है ना। अगर ये हमारा 1.5% का फर्क हुआ करता था, वो अगर अब 14% पर आ गया, अब 11% पर हो जाएगा इजाफे के बाद, तो ये तो हमारी अपनी हरकतें हैं ना। अब उसका हल क्या है, मैं आज आपको बताता हूँ। अभी भी एक हल है, वो हल ये है कि अभी आपने देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया 184(3) के तहत कि आप 90 दिन में इलेक्शन करा दें। अब आप देखिए मजे का तमाशा, देखिए इलेक्शन, जमहूरियत, मेरा कहना है कि तीनों पार्टियां, हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, सब ने वहां अपने अपने बातें की। किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब इलेक्शन इसलिए कराए जाते हैं कि वो लोग जो है ना, जो मैनिफेस्टो वो देते हैं उस पर अमल करें। 184(3) जो है, मैं आपको कानूनी पोजीशन बता रहा हूँ, वो है सुप्रीम कोर्ट मुफाद आम्मा का केस। मुफाद आम्मा का केस ये था कि अगर मैं कहूँ कि पिछली कई दिहाइयों से दोनों पार्टियों ने अपने मंशूर पर टैक्सों और तवानाई में 100% अमल नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने 10 बरसों से KP में अमल नहीं किया, 100% अमल नहीं किया, और 4 बरसों से वफाक में नहीं किया। तो अब जो इलेक्शन होंगे उसके बाद एक और मुसीबत आने वाली है। तो होना ये चाहिए था कि या तो हमारे कोई भी एक पार्टी ये बात करती, या सुप्रीम कोर्ट खुद कहती कि जनाब 184(3) के तहत मैंने ये एक्शन लिया है, इसका ताल्लुक मुफाद आम्मा से है। मुफाद आम्मा ये है कि जब कोई पार्टी किसी इलेक्शन के मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ती है, अगर वो 100% जो है वो उस पर अमल नहीं करती, तो उसका हक हुक्मरानी और मैंडेट नहीं, उस पर मैंडेट खत्म हो गया। अमल छोड़े जाब, मैं बिल्कुल वाज़ेह बात, उसका मैंडेट खत्म हो चुका है। मैं उसने दिया जी कि मैं टैक्सों का मुनसिफाना निज़ाम करूंगा, वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाएंगे, तो आप उसको 17 से 18 पे ले गए। अभी आपने IMF की बात की, मैं आपको जुमला बता दूं, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर का ये बयान सामने आया कि मेरा दिल तो पाकिस्तानियों के साथ है। IMF ने पाकिस्तान से कहा कि आप अपने आमदनी पर टैक्स लगाएं, जो लोगों की आमदनी ज़्यादा है उन पर लें। इन्होंने अशिया पे लगा दिया GST। तो ये तो IMF के खाते में मत डालें, वो भी हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने भी हिपोक्रेसी की है। लेकिन जब अब आपको ये कहा गया था कि आमदनी पर टैक्स लगाएं, तो आपने क्यों कहा कि मैं अशिया पे लगा के GST कर दूंगा? ये हम खुद कर रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये अब भी कर ले ये कि जनाब आप अगर मैंडेट पर अमल नहीं करते हैं, तो आपका जो मैंडेट था वो तो खत्म हो गया, जो मैं इलेक्ट हुआ वो भी खत्म हो गया, जो पार्टी की हुकूमत भी खत्म हो गई। पाकिस्तान का मसला ये है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये मुझे बता दीजिए ना, जी बिल्कुल, ये तो बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया डॉक्टर साहब। अब ये बता दीजिए कि इस वक्त जो CPI इन्फ्लेशन है ये 31% पे है, और आज स्टेट बैंक ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कुछ दिन पहले खबरदार कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी। ये कितनी बढ़ेगी? क्योंकि आज जो महंगाई है ये बेशतर पाकिस्तानी अवाम के कुव्वत ख़रीद से बाहर है, जो अशिया खुरनोश हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये कितनी बढ़ेगी ये भी और आने वाले दिनों में? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं ना, बिल्कुल वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही है कि अभी पेट्रोल के नर्ख बढ़ने हैं, अभी बिजली के नर्ख बढ़ने हैं। डिस्काउंट रेट जो है, स्टेट बैंक को ये बात पता है, लेकिन वो नहीं कर रहे कि अगर हुकूमत की पॉलिसियाँ और उनकी पॉलिसियों में तजाद है जो है, अगर स्टेट बैंक खुद स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं कर रहा और हुकूमत भी स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं कर रही, तो आप ये देख लीजिए कि मार्च को, अगर मैं आपसे बता दूं कि वो जो आपका डिस्काउंट रेट था वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वो नाकाम क्यों हुआ? इसलिए नाकाम हुआ कि आप उसके साथ स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं कर रहे।
तो ये जो 20% किया ये तो नाकाम होने जा रहा है, महंगाई बढ़ने जा रही है, इसमें किसी को कोई शुबा नहीं है। और ये मेरे अपने ख्याल से मुझे जो खौफ है, अल्लाह ताला रहम करे हमारे ऊपर, कुछ आलमी मंडी में तेल की कीमतें ही कम हो जाए, कोई दोस्त मुल्क कुछ और मदद कर दे, कुछ कर्जों की रीशेड्यूलिंग करा के उसको एडजस्ट करा लें। अब आप ये बताइए कि आपने 10 अरब डॉलर का तिजारती खसारा कम कर दिया, जिससे आपकी शरह नमू गिर रही है, लेकिन उसके बाद रुपए गिर रहा है, कभी किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। 10 अरब डॉलर का 8 महीने में आपने तिजारती खसारा कम किया है, आपकी बरामदात गिरी है। तो मुझे खौफ ये है कि ये 35% से तजावुज करेगा। इल्ला ये कि जो आज मैंने आपको तजवीज़ पेश की, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करता तो हमारी जो कौमी सलामती कमेटी, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप आवाम को ये बताएं कि अगर कौमी सलामती कमेटी का कल परसों तरसों इजलास बुलाएं, तमाम पार्टियों को बुलाएं, इन तीनों पार्टियों को कहें टैक्सों और तवानाई में आपका मंशूर ये है, इस पर आप एक हलफनामे पर दस्तखत कर दें कि 1 जुलाई के बाद जो भी आएगा इस पर करेगा, उस पर कानून साजी कर लें कि हक हुक्मरानी खत्म, और इलेक्शन फॉर्म में ये लिख दें कि मैं जिस पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा हूं, अगर उसने अपने मैनिफेस्टो पर अमल नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मलिक बोस्तान साहब, मुझे आखिर में बस ये बता दें कि ये जो अभी डॉक्टर साहब ने टर्म इस्तेमाल की कि रुपया एडजस्ट हुआ है, इसने अपनी पोजीशनिंग की है, थोड़ा सा अपनी जगह बनाई है, जगह ली है, तो ये बताएं ये आने वाले दिनों में आप क्या मंजरनामा डॉलर और रुपये के दरमियान देख रहे हैं? एक्सचेंज रेट क्या होता नजर आ रहा है? कम होगा, ऊपर जाएगा? देखो, डिमांड और सप्लाई का मतलब तो ये होता है, जब डिमांड होती है तो आपको उसको रेट ने ऊपर ही जाना है, और डिमांड जब खत्म होती है, सप्लाई बढ़ती है, उसने नीचे जाना होता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ियाँ मारे, ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो कि ग्रे मार्केट को हम दावत दे रहे हैं, बल्कि उसको लीगली कर रहे हैं। मैं दूसरे लफ्ज़ों में तो यही कहूँगा कि अभी जो आपने कंटेनर आपके 7,000 खड़े थे, 2,000 क्लियर हुए, 5,000 अभी भी खड़े हैं, तो आपने खुद उन्हें इजाज़त दे दी है कि आप जहाँ से भी मर्जी चाहे डॉलर ले आएँ और अपने जो है कंसाइनमेंट क्लियर कराएं। अब उनके कोई बाहर खेत तो लगे हुए नहीं है, उन्होंने हवाला मार्केट से खरीदना है या ब्लैक मार्केट से खरीद के सेटलमेंट करनी है। और डेफर पे अगर जाते हैं तो उनसे वो कहते हैं बैंक हमसे 140% ज़्यादा रेट डिमांड करें, आपने पैसे जमा कराएं। तो वो उन्होंने यही सोचा है कि इससे बेहतर है कि हम कल 140% भी दें और कल रेट भी बढ़ जाए। तो उनकी डिमांड जो हमने पैदा की, अगर हम इसको पहली, और उसकी बुनियादी वजह तो हमारे अपने इम्पोर्टर माफिया, इनका लालच ख़त्म ही नहीं होता। इन्होंने बगैर एलसी के ये माल मंगाया, हुकूमत को बताया, बगैर बताया। हुकूमत पहली हमारे रिजर्व कम थे और 4 अरब डॉलर का बोझ ये डाल दिया, तो अब उनकी जो की गई सजा पूरा मुल्क भुगत रहा है। और लेकिन अब ये है कि इसको बजाय बैठ के इसको कोई ऐसा ऑफिशियल चैनल चले, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बिल्कुल सही है मलिक साहब। हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हों। बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। डॉक्टर शाहिद साहब, आपका भी शुक्रिया। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर आज इमरान खान साहब ने इस महंगाई और मईशत की जो सूरत हाल है उस पर कॉमेंट किया, उसके जवाब में मरीम नवाज़ ने कमेंट किया। कुछ आदाद शुमार फिर हमने निकाले हैं कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। कुछ कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं कि अप्रैल 2022 में जो सूरत हाल थी वो क्या थी और आज सूरत हाल मुख्तलिफ चीज़ों में क्या है, और जो जिन खदशात का इजहार स्टेट बैंक की तरफ से खुद किया जा रहा है वो खदशात पाकिस्तान की इकॉनमी को कहाँ लेकर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज इलेक्शन कमीशन का बड़ा अहम इजलास हुआ है, जिससे खबरें यही आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन एक फैसला तो ये कर रहा है कि उसने 54 डेज अपने पूरे लेने हैं जो उसको चाहिए अपना इलेक्शन शेड्यूल मुकम्मल करने के लिए, और 26 या 30 के दरमियान की कोई तारीख जो है इलेक्शन कमीशन उस पर गौर कर रहा है। यानी 90 दिन से तो शायद ऊपर चला जाए, लेकिन वो बेयर मिनिमम की जो कदगन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है उसको बहरहाल फॉलो किया जाएगा। और ये जो इंटरप्रिटेशन राना सनाउल्लाह साहब ने और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने दी है, ये इंटरप्रिटेशन जो है वो ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने उसको तस्लीम नहीं किया। यही वजह है कि वो इसको 3-2 का फैसला समझते हुए, क्लियर फैसला करार देते हुए इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की इलेक्शन कमीशन के इजलास से जो खबरें आ रही हैं कम से कम वो तो यही हैं। इस पर हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ चाहूंगा कि 2-3 मिनट पहले, क्योंकि ब्रेक से पहले हम इकोनॉमी पे बात कर रहे थे, तो मैं मरीम नवाज और इमरान खान साहब ने आज जो मौजूदा इकोनॉमी पर कॉमेंट किया है, मैं चाहूंगा कि वो आपको दिखा के फिर अपने मेहमानों से एक एक कॉमेंट ले लूँ। मेरे साथ इस वक्त वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका, खुशामदीद सर। रफीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक गवर्नर, बहुत शुक्रिया रफीक रजवाना साहब, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। मैं आपको जरा दिखा देता हूँ इमरान खान साहब ने क्या कहा है। उन्होंने जो ट्वीट की, उन्होंने कहा कि कदर में 62% से जायद या डॉलर के मुकाबले में 110 रुपये की गिरावट की शक्ल में पीडीएम ने 11 माह में रुपये को अमलन
ज़िबा कर दिया है। इसलिए इससे कर्जों में 14.3 खरब का इजाफा, महंगाई 31.5% और 75 साल की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंची है। कौम तब्दीली हुकूमत की साजिश की भारी कीमत अदा कर रही है, जिसके जरिए साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है वो मुस्लिम कौम पर मुसल्लत किए। और मरियम नवाज ने इसका जो जवाब दिया है वो भी ज़रा देख लीजिए। वो कहती हैं कि जी तुम्हारी बेरहम लूटमार, नाअहली, गलत तरजीहात, IMF के साथ जालिमाना डील और इसकी खिलाफ वर्जी ने इस मुल्क को मुआशी बदहाली की राह पर डाल दिया। और डेटाई देखो, वो लोग जो तुम्हारे इस गंदगी को ख़त्म कर रहे हैं, तुम अपना गंद उनके सर डाल रहे हो, चुप करके बैठ जाओ। दूसरी ट्वीट में वो कहती हैं कि और इस तबाही के लिए इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना ना भूलना जो तुम्हें 4 साल तक पालते रहे, और अदलिया में इन असर रसूख की बाकियात का भी जिन पर तुम अब भरोसा कर रहे हो। इंशाल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसहाक डार साहब ने भी इसके अलावा ट्वीट्स किए हैं, वो भी स्क्रीन पर सिर्फ आप देख लीजिए। हम गुफ्तगू का आगाज़ कर देते हैं। वासिक साहब, ये बहस, नेवर एंडिंग डिबेट जिसको हम कहते हैं, इस बहस का तो खात्मा नहीं होगा। इस वक्त इस मसले का हल क्या है? या आपने तबाह किया या उन्होंने तबाह किया? वैसे वो हमारे आदादो शुमार हमारे पास, वो भी हमने स्टेट बैंक से सारे निकाले, वो दिखा भी देंगे अभी। लेकिन ये कहाँ जा रही है? हल किधर? हाँ, बड़ी कमाल बात है, क्योंकि आप समेत ना पूरे पाकिस्तान की अवाम यही जानना चाह रही है कि हल क्या है इसका, और इसका हल निकालने का बेहतरीन जो अभी सोल्यूशन हमें नज़र आ रहा है ना, जिसका बेहतरीन वो ये अपकमिंग इलेक्शन है जो अनाउंस हो गया। जमहूरियत है, हमने तो ये कहा इन्होंने मुल्क तबाह किया, इन्होंने मुड़ तोड़ के खान साहब के 4 सालों पे डाल दिया। तो लेट द पब्लिक टू डिसाइड इट। डेमोक्रेसी है, उनको वोट करने दें। उन्होंने आपको भी सुना, उन्होंने हमें भी सुना, मालूम पड़ जाएगा। आपको लाने की सिर्फ एक वजह थी, ना तो शक्ल अच्छी थी ना करतूत अच्छे थे, आपको लाने की एक ही वजह थी कि इन्होंने आके आपकी इकोनॉमी को ठीक करना है। और हम ये कहते हैं कि बस इकोनॉमी का कोई प्लान नहीं है। और आज मिफ्ता इस्माइल ने अपनी पार्टी के मिफ्ता इस्माइल ने जिस तरीके से डार्क इकोनॉमिक्स को रिवील किया, वो तो उनकी पर्सनल लड़ाई भी है ना जी। पर्सनल लड़ाई तब होती कि अगर आज वो कहीं स्टेबल होता, डॉलर स्टेबल होता, आटा 130 पे ना होता, बिजली के नरखों पे मजीद पैसे बोझ ना डाला जाता, ये 3.5-4 साहब के पास आप कहते हैं पॉलिसी कोई नहीं है, लेकिन ये भी तो मुमकिन है उनके पास रास्ता कोई ना बचा हो। इकोनॉमी के हालात यहाँ आगे थे जो कि वो कहते हैं, और मरियम भी कहती है। ये बात इस बात से एसोसिएटेड है कि हम ये कहते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत इसलिए ले रहे हैं कि ये अपने कर्जे माफ कराना चाहते हैं, ये अपने केसेस माफ कराना चाहते हैं जो 1100 अरब के उन्होंने माफ कहते हैं, जिसे खान साहब NRO 3 कहते थे। इनका कोई से लेन देन नहीं था कि पब्लिक को कैसे बचाना है। उसको माफ कराते कराते ये इतना लिंगर हो गया कि इनका में थोड़ा सा टाइम और स्पेस मिल जाए, हम इसको कंट्रोल करके मुल्क में इलेक्शन अनाउंस करा देंगे। जिस बात पे आज भी मुस्लिम लीग नून में डिवीजन है, और वो डिवीजन इतनी बढ़ गई है कि अनकरीब आप देखेंगे कि वो ऐसी वाजिया दरार होगी जिससे ये डिबेट इलेक्शन के हवाले से डिबेट जो है आज से 8 महीने पहले तो हो सकती है। आज तो मेरा ख्याल है कि PMLN इस पर मुत्तफिक है कि इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। आज तो कोई डिबेट नहीं है। इसका मतलब यह है कि PMLN इलेक्शन से डर रही है क्योंकि उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का। बात तो वही होगी ना, हम जो पॉइंट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। वजूहात तो शायद कुछ और भी हो सकती हैं, या चले वजूहात इसके अलावा क्या वजह है कि वो इलेक्शन में जा रहे और उनसे संभाली नहीं? इकोनॉमी अच्छी नहीं है, इकोनॉमी सपोर्ट नहीं कर रही इलेक्शन को। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं सिर्फ एक बात, आप और मेरे लिए इकोनॉमी हो सकता है कि फ्यूल भी महंगा हो गया, आप और मैं कह सकते हैं कपड़े महंगे हो गए, हमें खरीदारी में प्रॉब्लम आ गई। याद रखिएगा, पाकिस्तान के 80% लोगों का मसला आटे का, घी का, चीनी का, ये 80 लोगों का मसला, 80% का। सही। उनके लिए तो सर तबाह हो गया, सारा कमर टूट गई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चले, मैं एक कमेंट ले लूं रफीक रजवाना साहब से, फिर हम इलेक्शंस के मामले पर आ जाते हैं। रफीक रजवाना साहब, एक तो हम जाहिर है 2 चीजें, आज स्टेट बैंक की रिपोर्ट बता रही है कि 2 चीजें जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर दबाव डाल रही हैं। एक ज़र मुबादला के जो कम ज़खायर हैं, और दूसरा जो एक्सचेंज रेट है। अब जो और फिर महंगाई ऑब्वियसली इसकी वजह से। अब ये हम एक डॉक्यूमेंट स्टेट बैंक के दिखा देते हैं कि अप्रैल 2022 में जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे पाकिस्तान के पास, वो 10.4 अरब डॉलर थे। अब वो 3.8 अरब डॉलर रह गए, और 3.8 अरब डॉलर भी चाइना के 70 करोड़ डॉलर आने के बाद हुए हैं, वरना ये 2.9 पे चला गया था। और इसी तरह से जो एक CPI इन्फ्लेशन रेट जो है वो स्टेट बैंक ही के एक डॉक्यूमेंट में आपको और दिखाता हूं, उसमें बताया गया है कि ये फरवरी 2022 में 12.2% थी महंगाई इन्फ्लेशन, और अब जो है वो फरवरी 2023 में 31.5% है। तो सिर्फ कमेंट कर दीजिए सर, क्योंकि ये मरियम साहबा और इमरान खान साहब आज ट्विटर पर इनकी डिबेट जारी रही है, तो आपके ख्याल में इन फिगर्स को देखते हुए कौन जिम्मेदार इसका बनता है? इस पर कमेंट करने, फिर हम जरा इलेक्शन की डिबेट पर आते हैं सर। शुक्रिया जनाब। ये जिम्मेदारी डालते डालते ना मुल्क इस हालत पे आ गया है, और
ये कोई नहीं सोचता कि आखिर इसका हल जो है वो ढूंढा जाए। पॉलिटिकल माइलेज में लगे रहने की बजाय ये इकोनॉमिक माइलेज का केस है, पॉलिटिकल माइलेज पे ली जाएगी, ठीक है जी। और मरीम नवाज ने अपने अंदाज में एक क्रिटिसिज्म किया है और अपने अंदाज में उन्होंने इमरान खान साहब की साबका पॉलिसियों पे एतराज किया है, उनका एक अंदाज गुफ्तगू है। उसके बाद जिन साहिबान ने भी ऐसी कोई बात की है, या पीटीआई के लोग हमारे इस मौजूदा हमारे क्या है जी कि ये नॉन लीग की हुकूमत नहीं है, ये पीडीएम की हुकूमत है, ठीक है जी। हमें इसकी बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट देनी पड़ रही है, कोई बात नहीं है। अब इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो भी पड़ रही है। अब आप रोज इंडिपेंडेंट एनालिसिस सुनते भी हैं, आप अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो इकोनॉमी को समझते हैं, जो क्राइसिस को समझते हैं, जो फॉरेन करेंसी को समझते हैं, उसके रीजंस समझते हैं, उनके भी प्रोग्राम करते भी हैं और सुनते भी हैं। तो मैं अभी एक प्रोग्राम में कह रहा था, जी हाँ, क्या बिल्कुल सही है रिजवान साहब, वो तो अभी हमारे साथ प्रोग्राम एक्सपर्ट मौजूद भी थे। लेकिन ये जो आपने फरमाया कि इस वक्त जो हल है, मैं आपसे जानना ये चाहता कि हल इस वक्त अब क्या है, आप किस तरफ बढ़े कि इकोनॉमी का जो हल है वो निकाल सकें। देखें ये एक इकोनॉमिक सिचुएशन है, किसी एक बंदे के पास इसका हल नहीं है। कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी है, छोटा मोटा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, सारा कुछ है, मगर बात ये प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। इस वक्त जो आईएमएफ के हालात है उसमें देखे आईएमएफ का मुआहदा कब हुआ, आईएमएफ के शराइत की खिलाफ वर्जी कब हुई, हो गई, चलो गुजर गया। आज हम पीछे की तरफ जाएं तो ऐसे किसी को मलाइन करते रहे, उन्होंने अपने गुनाहों का सवाब का अपना अपना गुनाह सवाब होंगे उनके। अब इस दौर में जो हम गुजर हैं, क्या हम लोगों को हकायक नहीं बता सकते? क्या ये हकायक वाज़ेह नहीं हो गए कि आईएमएफ की शराइत ऐसी है कि नाम आने तो फिर हालात और खराब हो जाएंगे? मुझे कोई फार्मूला बता दे कि ये पीडीएम की हुकूमत ना होती, चाहे इमरान खान साहब की हुकूमत होती, तो इस सूरत हाल को कैसे कंट्रोल करते। मैं पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं कहूँ वो भी फेल हो जाते, मगर आईएमएफ की शराइत के होते हुए पाकिस्तान को इन हालात से निकालने के लिए हर इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि आईएमएफ की शराइत को तस्लीम करो, जल्दी करें। बेहतर तो ये था कि पाकिस्तान के सियासतदान इकट्ठे बैठते। अब बैठने की बात पे बात करें सर, लेकिन जो $50 लाख रोजाना अफगानिस्तान जा रहा है रफीक रिजवान साहब, वो तो बहरहाल हुकूमत ही की जिम्मेदारी थी ना कि उसको रोकते या उसके लिए पॉलिसी बनाते। यहां पर आपने पहले एलसीज खोली नहीं, फिर आपने कहा कि ग्रे मार्केट उठा दी, पूरी की पूरी एस्टैब्लिश कर दी कि मार्केट से हवाला मार्केट से आप डॉलर उठाएं और अपने कंटेनर छुड़वाएं। तो ये पॉलिसीज का भी तो कोई ना कोई किरदार है ही ना इसमें। सर ना सुन तो ले, पॉलिसीज की बात नहीं है, बात ये है कि ये ब्लैक मार्केट चल रही है। पाकिस्तान के अरबपति लोग डॉलर लेके उसको अपने पास रख रहे हैं, डॉलर महंगा हो रहा है, लोग इसमें बिजनेस कर रहे हैं, स्मगलिंग डॉलर की हो रही है, मुकम्मल कोशिश हो रही है। मगर इसके बावजूद भी आप मुझे बताएं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पे आज तक कोई स्मगलिंग कम हो सकी, कोई रोक सका? ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है। इसीलिए बस कर दें आप, बहुत कुछ हो गया, कहीं तोड़फोड़ भी हो गई, शिकस्त और रेक्स भी हो गई। मैं इस बात से कतई एग्री नहीं करता कि आप 2 असेंबलियों के इलेक्शन करा दें और मुल्क माशी तौर पर ठीक हो जाएगा। एक दूसरे को मिलाइन करना बंद कर दे, लोग हमसे फिर तंग आते जा रहे हैं, हमसे मुराद ये सियासी पार्टियों से। ये जो जादू है, ये चूरन जो है, हर किसी का कुछ अर्से के लिए बिकता है, हकायक सामने आ जाते हैं, हम को हकायक बताएं। अगर किसी के पास पॉलिसी है, किसी के पास, आप मानते हैं कि इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है या इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इलेक्शन से भी मसला हल नहीं होगा? सर आपके इस कमेंट को जरा मैं ले जाता हूं बासी साहब के पास। बासी साहब, एक तो इलेक्शन कमीशन से आज खबरें ये आ रही हैं कि वो इलेक्शन को 54 डेज का अपना जो इलेक्शन शेड्यूल है उसको मुकम्मल करने के बाद वो कराना चाहते हैं, और इससे जो 90 दिन वाला बैरियर है वो तो क्रॉस हो जाएगा। बहरहाल पीटीआई के लिए ये काबिल कबूल होगा? देखिए, डेफिनेटली ऐसे काबिल कबूल किया, वैसे तो 90 दिन को क्रॉस नहीं करना चाहिए था, आपके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग थी। और ये बात फवाद चौधरी साहब ने और अली जफर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस से कही थी कि जी 90 दिन से हम ऊपर नहीं जाना चाहते। जी बिल्कुल कही थी, लेकिन अगर उसकी लेट्स सपोज रिक्वायरमेंट है कि इलेक्शन का स्केड्यूल आना है और उसके स्केड्यूल में एतराज़ात लगते हैं, कागज़ जमा होते हैं, एतराज़ात लगते हैं, वापस लेना है, निशान अलॉट, तो एक पूरी एक्सरसाइज है जिसने होना है। और अगर उसकी एक्सरसाइज के लिए ये डेज रिक्वायर्ड है और अगर 1 वीक या और 100 ऊपर चले जाते हैं तो फिर तो इलेक्शन कराने ही पड़ेंगे। लेकिन
बेहतर बात यह थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को 90 दिन में होने चाहिए थे, क्योंकि एक दफा ये प्रेसिडेंट सेट हो गया। हमने 5 साल की गवर्नमेंट बना ली और हम 5 साल की गवर्नमेंट बनाने के बाद अगर बज़िद हो गए कि हमारे पास अकाउंट में पैसे इलेक्शन तो हो जाएंगे, चले अब आपने जोर लगा लिया, फर्ज कीजिए इलेक्शन तो हो गए, 2 सूबों में आपकी हुकूमत भी मान लीजिए कि बन गई, विफाक में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, इसहाक डार साहब वजीर खजाना है, ये इकोनॉमिक सिचुएशन पर क्या फर्क पड़ेगा, आपको क्या मिलेगा? क्योंकि देखें ना, इलेक्शन जो है वो पहले भी आपके पास हुकूमत, अगर वाइजली बात की जाती तो हमने ये दोनों असेंबलियां, हमने इन दोनों असेंबलियों को तहलील करने से पहले क्या किया? हमने तहलील करने से पहले पूरे पाकिस्तान में जलसे किए और हमने ये कहा कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाएं, एक साथ इलेक्शन कराएं। ये हमारा आखिरी स्टेप था, ये पहला नहीं था। और ये आखिरी स्टेप भी इसलिए लिया कि माइट भी इस बात पे अगर फेडरल इस बात को अंडरस्टैंड कर जाए पीडीएम, और उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया, उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया। और किस वजह से नहीं किया? बिकॉज अगर ये कर लेते तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट आती, न्यू मैंडेट के साथ अवाम में जाए, ठीक, वो टैक्सेस भी करे लगाएगी ना, तो तभी को मकसद होगा। सर आप ये बताएं ना, आप वो तो डिमांड पूरी नहीं हुई जनरल इलेक्शंस की, कौमी असेंबली के इंतखाबात की, अब 2 सूबों में हुकूमतें बन जाती हैं, पाकिस्तान पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? आपकी पहले भी हुकूमत थी, दोबारा हुकूमत बन जाएगी, वहां पे इसहाक डार साहब रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल बात है, जरा इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें जी। कभी भी फेडरल ने लहतो लाल से क्यों काम किया अभी दोबारा से इलेक्शन ना कराने पे, जो सूबों के अंदर था? उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि आज सूबों के अंदर अभी बाई इलेक्शंस हुए, जो 20 सीटें पंजाब की हुई या केपीके में जो इलेक्शन था, उन हालात को सामने देखा जाए तो पीटीआई आज पहले से ज्यादा सीट्स लेके गवर्नमेंट बना रही है। अगर नीचे दोनों एमपी पीटीआई के बैठे हुए हैं तो ऊपर एमएनए फेडरल का तो नहीं जीत सकता। इसका मतलब यह है कि पीडीएम कभी नहीं चाहेगी कि ये इलेक्शन हो, जिसका मुंह बोलता सबूत है कि उन्होंने अभी भी लिंगर किया था और डेट्स नहीं दी थी। हम ये चाह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, अगर पाकिस्तान में आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का बाइस बनेगा। हमारा मेन मकसद वो है। ये तो आप समझे कि एक जरूरत के ऊपर कि अब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, ये पूरी करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की बात करें, लेजिटिमेसी तब आपकी गवर्नमेंट होगी। अच्छा, जब आप कौमी असेंबली में आपकी हुकूमत होगी या कौमी असेंबली में जिस फ्रेश गवर्नमेंट आएगी, जो फ्रेश गवर्नमेंट आएगी, जिसकी भी होगी, फिर स्टेबिलिटी आएगी। आप देखें ना, आप कहते हैं आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, इसका क्या, इसकी डेफिनेशन कर लें। इसका मतलब है कि आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मसला चल रहा है, आपके डेट्स का मसला चल रहा है, आपके फॉरेन रेमिटेंसेस का मसला चल रहा है, आपके एफडीआई का मसला, यही है ना उसकी छोटी डेफिनेशन, और 4-5 और मिला ले, ये होगी आपकी मैन। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये किस पे डिपेंड करती है? ये आपकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज उस पर डिपेंड करती है, ये आपकी लेजिटिमेसी के ऊपर करती है जो फेडरल गवर्नमेंट लेके बैठती है। अगर फेडरल गवर्नमेंट बैठी है 26 किलोमीटर के ऊपर, उसके शुमाल और जनूब दोनों में गवर्नमेंट किसी और पॉलिटिकल पार्टी की हो, वो इंटरनेशनली अब निगोशिएशन किस बेस पे करना चाहती है? उसके पास लेजिटिमेसी है? सही है, नहीं है उनके पास, जिनकी जो उनके एलाइज हैं, उनके पास 2 सूबों में तो कम से कम हुकूमतें हैं ना जी। ओहो, लेकिन आपका 70% ऑफ पाकिस्तान तो किसी और के पास है भाई, और आप चले गए कि भाई हम आपको ये पॉलिसीज देंगे या ये टैक्सेस लगाएंगे या इस तरीके से हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे, हमारे से नेगोशिएशन करने पैसे दे दें। चलिए, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। आपसे मैंने सवाल किया था कि आप 90 दिन से ऊपर इलेक्शन कबूल कर लेंगे, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन पीएमएलएन ने की है, इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन अगर उससे मुख्तलिफ है, तो क्या इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन को पीएमएलएन तस्लीम कर लेगी? और रफीक रजवाना साहब चूंकि खुद अदालत में मौजूद थे और सारा केस इन्होंने सुना है, तो रजवाना साहब की इंटरप्रिटेशन इस पर क्या है? ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं जी। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं रफीक रजवाना साहब। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यह है कि आप क्या आजम तारर और राना सनाउल्लाह साहब की इंटरप्रिटेशन के साथ जाते हैं कि यह फैसला 3-2 का नहीं 4-3 का था? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऐसा लग रहा है कि उनके सामने, और ज्यादातर जो अक्सरियती राय है माहिरीन कानून की, वो ये कहते हैं कि जी ये 3-2 ही का फैसला था, क्योंकि इसको 5 रुकनी बेंच से सुना था। आप खुद कमरा अदालत में मौजूद थे, सारी प्रोसीडिंग्स आपने भी देखी हैं, आपकी राय इस पर है क्या? पहले तो मैं अपने भाई वासिफ कयूम साहब की बात का थोड़ा सा बड़े मुअद्दबाना अंदाज में जवाब देता हूँ, बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू। ये लेजिटिमेसी की बात कर रहे हैं और कल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अदम एतमाद को सुप्रीम कोर्ट ने ब्लेस किया था, लेजिटिमेसी दी थी, तो फिर इनके पास एक टूल था, उसको इस्तीफों की सूरत में इस्तेमाल किया। ये हकायक की बात कर रहा हूं, मैं अपनी पार्टी का केस नहीं प्लीड कर रहा। उसको टूल के तौर पे इस्तेमाल किया
फिर वो इस्तीफे वापस लेने आ गए। यदि मैं इस्तेकाम की बात करूं, फिर माजी इस्तेकाम से एक मिनट की गुफ्तगू, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी वो असेंबली तोड़ देंगे, वो भी तोड़ दी। फिर उन्हीं जिमनी इलेक्शन में फिर हिस्सा लिया, फिर ओथ टेकिंग में ओथ उसका हलफ नहीं लिया, फिर उसी असेंबली को तोड़ के उन्हीं के लिए दबाव दे रहे 90 दिन के अंदर इलेक्शन करे, वहां पे इनकी अपनी हुकूमतें थी। तो क्या मुल्क इस इंस्टेबिलिटी का मुतहम्मल हो सकता है? अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में रिजवान साहब आप ही तो कहा करते थे, आपकी पार्टी कहा करती थी कि आप 2 सूबों की असेंबलियां तोड़े, हम इलेक्शन करा देंगे, तो फिर दिन फेडरल को हम लोग डिसॉल्व कर देंगे। हाँ, हम असेंबली कौमी असेंबली तहलील करके इलेक्शन करा देंगे। तो वो फिर अगर वो हो जाता तो शायद इसलिए कराया हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असेंबलियां तोड़ी हूँ। मेरे ऊपर सवाल किया तो मैं उसके हिसाब से, मैं उससे पहले जो बात हुई है मैं उसका बड़े आराम से जवाब दे रहा हूँ, तो सुन लेना। अगर आप बीच में इंटरप्ट करें, मेरा भी सीक्वेंस तोड़ेंगे, आपकी बात में हुआ तो मैं आराम से जवाब। नहीं, सवाल था सर मुअद्दबाना अंदाज में, कहिए आप। ठीक है, जब पहला सवाल का जवाब खत्म हो जाता है तो असूल है जिमनी सवाल बाद में किया जाता है। अगर रास्ते में रोक ले असल जो सवाल है या उसकी जी कहिए, तो जिमनी सवाल फिर वही रह जाता है। तो ये जितना कुछ हो रहा है, क्या पाकिस्तान, रिजवान साहब कहिए, पाकिस्तान की वाहिद जमात वन पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे वाहिद जमात जो वो मुतालबा करे उसको तस्लीम कर ले। 13 जमातों पर मुश्तमिल पार्लियामेंट तो चल रही है, जिस पार्लियामेंट में अब वापस जाने की ख्वाहिशात हैं, अदालत से हुक्म लेके वापस जा रहे हैं, आ जाए, वी वेलकम इट, आ जाए, आए, वही रोल अदा करें, अपोजिशन का रोल अदा करें। आज राजा रियाज भी याद आ रहा है, नैब के चेयरमैन भी याद आ रहा है, केयर टेकर नेक्स्ट गवर्नमेंट जो फेडरल की होगी वो भी याद आ रही है। तो मुल्क की बेहतरी के लिए इन 2 असेंबलियों को नहीं तोड़ना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे पहला बुनियादी सवाल था वो तिश्ना रह गया सुप्रीम कोर्ट में कि इन 2 असेंबलियों को क्या वज़ीर आला ने आइन के तहत तोड़ते हुए इमरान खान साहब का हुक्म माना, जिन्होंने कहा था कि 1 मिनट में तोड़ देंगे, और उन्होंने भी कहा जी आप हुक्म करें हम तोड़ देंगे। प्योर मैं लीगल क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसको तिश्ना रह गया और जज साहबान ने, अतर बिन अल्लाह साहब ने ये सवाल भी उठाया। अब मेरी ये गुजारिश है कि मैं तो ये समझता हूँ कि दरमियानी रास्ता ये है कि बैठ के भी गुफ्तगू की जा सकती है। कुछ हमारे जो पीडीएम के लोग हैं वो जनरल इलेक्शन जब होना है उसको थोड़ा कम कर दें, उसकी मुद्दत को उससे पहले ले आए। कुछ खान साहब ऊपर आए, मतलब ऊपर से मुराद है 2-4 महीने आगे चले और पाकिस्तान में एक इलेक्शन हो, भले इनकी हुकूमत आती आ जाए, कंसिस्टेंसी से। अब तो ये बहस रिजवान साहब, अब ये बहस जो है वो शायद ये देर नहीं होगी, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया 90 दिन के अंदर इंतखाबात करने का, तो अब इसकी गुंजाइश बाकी रहेगी इस डिबेट की जो आप कह रहे हैं? हाँ, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन हो गए, फिर 6 महीने के बाद कौमी के होंगे, और 2 सूबाई, आपने ठीक पॉइंट आउट किया है कि क्या ये 2 असेंबलियों से पाकिस्तान चलेगा, जबकि दूसरी 2 सूबों की असेंबली चल रही है। तो इसलिए इस वक्त ठीक है, बिल्कुल सही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। वासे वो ये कह रहे हैं, वो इसी का हाँ नहीं, एक जुमला मैं कह दूं ना, वो ये कह रहे हैं कि आप इस कीमत पे कि कौमी असेंबली के इलेक्शन आपको जल्दी मिल जाएं, इसको आप थोड़ा सा लेट कर दें तो कौमी असेंबली के जल्दी मिल जाएंगे। मेरी बात सुने, आज आपकी जो इन्फ्लेशन रेट गया 31.5%, रिकॉर्ड ब्रेकिंग, 75 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई। ठीक, मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के रिजर्व्स कितने हैं, पाकिस्तान की जो साख्त है मुआशी तौर के ऊपर वो क्या रह गई है। और आज भी आप ये बात तो कर रहे हैं कि हम लोग पेट्रोल भी बढ़ाएंगे, हम बिजली भी बढ़ाएंगे, हम जो ये गैस के ऊपर लगे हुए अपना हम लोग उसके टैरिफ से रिवाइज करेंगे, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि IMF के साथ हमारी एग्रीमेंट हो गया पैसे, यार उल्टा IMF ने आपके ऊपर और तशवीश का इजहार किया है। सो व्हाट आई मीन टू से, मुख्तसर बात है, मुख्तसर बात यह है कि अगर तो आपकी परफॉर्मेंस एवरेज भी होती ना, पाकिस्तान के लिए तो बात की जा सकती है, 10 बार बात की जा सकती है। नील परफॉर्मेंस रखते हुए बंदा टाइम मांग रहा हो, रफीक साहब इतने सीनियर आदमी है, एटलीस्ट ये बात एट नील परफॉर्मेंस पे नहीं करनी चाहिए थी, किसी सूरत नहीं करनी चाहिए, एक्सेप्टेबल नहीं है, इवन पाकिस्तान के लिए ये बेहतर नहीं है। सो मैं ये समझता हूं कि चूंकि अगर आपको ये नजर आ रहा हो कि सागदार साहब ने ऐसा प्लान लेकर आए हैं जो 4 महीने में पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर देगा, तो आप इंतजार करेंगे 4 महीने के लिए? चलें सागदार साहब जी, अपना अप्लाई कर लें अपना फार्मूला। आपको लगता है कि 8-9 महीने में अगर कुछ नहीं किया तो 4 महीने में कुछ होने नहीं? मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहा हूं ना, कि अगर वो ये ऐसी बात है जैसे आप मुझे ये कहें कि ये पानी की बोतल है, ये काली होगी है, ये काली है, ये हो ही नहीं सकती।
इसाक डार साहब के पास प्लान नहीं था, फार्मूला नहीं था, बिकॉज देखिए फार्मूला अगेन, लेकिन जब तक लोगों वही बात है ना कि 2 सूबों के इलेक्शन से मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे, इस बात से आप भी इत्तेफाक कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुल्क में, पूरे मुल्क में इलेक्शन कराएं, पूरे मुल्क में इलेक्शन करा देना चाहिए। ये पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है कि पूरे मुल्क में 6 महीने बाद करा देना चाहिए। चूंकि पाकिस्तान की वो क्लेम करते हैं कि वो भी पाकिस्तान की पार्टी है, तो उनको फिर पाकिस्तान के हवाले से ये बात सोचनी चाहिए कि पाकिस्तान के हक में बेहतर क्या है। मतलब देखिए ना, एक हो ना कि पीटीआई वालों के लिए चीजें महंगी हो गई हैं, ओ भाई पूरे पाकिस्तान में महंगाई की शरह देख ले, बात खत्म हो जाएगी। आपको पता है लास्ट ईयर ब्रेन ड्रेन कितना हुआ है? 7.25 लाख लोग पाकिस्तान से मौज के चक्कर में छोड़ के चले गए, जवान 7.25 लाख लोग। ये करंट सिनेरियो है आपका। लास्ट ईयर आपकी फेब में 23 पॉइंट समथिंग परसेंटेज पे था इन्फ्लेशन, जो आज 31.5 पे चला गया है। तो आप क्या कह रहे हैं कि क्यों चाहिए गवर्नमेंट? रीजन बता देना कि कुछ है नहीं। अच्छा चलें, एक तो सर मैं रफीक रजवाना साहब, एक सवाल मैंने पहले किया था, उसको प्लीज आप जरा मुख्तसरन बता दीजिएगा कि आपकी इंटरप्रिटेशन और आजम नज़ीर तारड़ साहब के इंटरप्रिटेशन सेम है या फर्क है? ये मैं बड़ा जानना चाहता हूं, क्योंकि आप माहिर कानून भी हैं, आपने प्रोसीडिंग अटेंड भी की हैं। और दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन तो जा रहा है इलेक्शन के लिए, फिर क्या हाल है? जहां तक इलेक्शन कमीशन का जाना, उसने तो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसकी तामील करनी, तो इलेक्शन कमीशन कांट अफोर्ड कि जी उसको डिफाई करे और वो इलेक्शन के लिए ना जाए। अब फैसले की इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं जब अदालत से बाहर निकल रहा था तो कुछ वकीलों की, इंडिपेंडेंट वकीलों की, बल्कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से, मैं अदरवाइज सीनियर वकील हूं, वैसे भी मेरे केसेस थे, तो मैं अकेला था, कोई और मुस्लिम लीग नून का उस दिन वकील नहीं था। तो कुछ इंडिपेंडेंट वकील ये बात यही कर रहे थे कि 2 जज साहबान ने तो ये लिखा, तो उन्होंने ये लिखा, तो उन्होंने ये लिखा। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट बात में गया, जहां ऊपर कमरे में सीनियर लोग बैठते हैं, उन्होंने भी यही गुफ्तगू की। तो उनकी गुफ्तगू के बाद जब मैं बाहर आया तो मुख्तलिफ चैनल्स वालों ने मुझे भी लिया, वहां से मेरी गुफ्तगू की। तो मैंने कहा जी कि मैं एक और खदशा महसूस करता हूँ कि मैंने जो कुछ वकला के तबसरे सुने हैं, जब फैसले आते हैं ना, वकील बैठ के इंटरप्रेट करते हैं। ये नहीं कह रहा कि सारे भैया कह रहे थे कि ये फैसला इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, कुछ लोगों का था। अच्छा, तो फिर सर आप अपनी जाती राय क्या रखते हैं इस पे? सुन लेना, मैं अगली बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जी कि मैं जो सुन के आया हूँ, मेरी राय में खत्म हो रहा है सर, मेरे पास डिस्प्यूट खड़ा हो गया, ये एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। इस वक्त कंफ्यूजन को कोई दूर कर नहीं सकता मेरी नजर में। या रिव्यू पिटीशन में जाएंगे तो उसी बेंच में लगेगा, फुल बेंच वाला अब केस नहीं रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बुनियादी सवालों को पहले ही जवाब देना चाहिए था, नहीं दिया। अब तो लगता है ऐसे ही है कि इलेक्शन कमीशन अमल करे तो इलेक्शन कमीशन उसको इलेक्शन के लिए आगे जाएगा। जी ठीक है, चलें जी, ठीक है। इलेक्शन कमीशन आपने ना जाते जाते जी वो जो फैसला आया ना सर, फैसला आया, मैं कानून पहली लाइन में लिखा है कि पहली लाइन लिखी हुई है 3/2 का फैसला आया है, उसमें कुछ शक है? वो खुद से बंदा सोच रहा है कि 2 जो थे, मैं रफीक साहब की बात नहीं कर रहा, मतलब वो अपने पैनल है, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूं कि ये उबाम क्रिएट किया जा रहा है, ये नहीं है। जब पहली लाइन में लिख दिया 3/2 की तो बात खत्म हो गई। सोचा जा रहा है कि वो जो 2 होते तो वो ये कहते क्या मतलब बात कर रहे हैं, सू मोटो का मतलब है वो चीफ जस्टिस का प्रोगेटिव है, ये कैसे? बहुत शुक्रिया वासिक अय्यूब वासी साहब, रफीक रजवाना साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।